मेरा नाम सुरेखा है। मेरी एमए की पढ़ाई चल रही है। मैं मैनपुरी गांव से हूँ, पर मेरे पिताजी की शहर में नौकरी लगने के कारण हम शहर में ही रहते हैं। गांव में मेरी दादी और कई रिश्तेदार रहते हैं। गांव में पापा के दूर के रिश्तेदार बुआ की मृत्यु होने के कारण उनके अंतिम संस्कार के लिए हमें अचानक गांव जाना पड़ा। पापा की नौकरी और हमारी पढ़ाई के चलते हम गांव कम ही जाया करते, पर इस बार हमारा दादी से भी मिलना हो जाएगा, इसीलिए हम सब छुट्टी लेकर गांव आ गए। हम हमारे गांव पहुँचे और माँ मुझे ज़बरदस्ती से अंतिम संस्कार के लिए ले गई। वहाँ सारे रिश्तेदार जमा थे। कई लोग रो रहे थे, पर किसी ने कोई अंतिम विधि शुरू नहीं की थी। मेरे पूछने पर मेरी चचेरी बहन पूजा ने बताया, वे सब एक औरत का इंतज़ार कर रहे हैं। वो औरत मतलब हमारे गांव में मृत व्यक्तियों को स्नान कराने वाली सरला। मैंने पूजा से पूछा, सरला कौन है? तब पूजा ने कहा, सरला जिस भी मृत व्यक्ति को स्नान कराती है, उस मृत व्यक्ति के घर वाले दूसरे ही दिन अमीर हो जाते हैं। अब देखती जाना बुआ के घर वाले कैसे कल अमीर हो जाएंगे। मैं पढ़ी लिखी होने के कारण मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए पूजा की बात सुनते ही मेरी हंसी छूट गई। मुझे हंसते देख पूजा ने कहा, हंस मत सुरेखा, देख लेना, तुझे इसी हफ्ते इस बात पर यकीन हो जाएगा। तभी सरला आई बोलते हुए लोग रास्ता देने लगे। मेरी नज़र सरला पर पड़ी, तब वो 50-55 साल की चालाक औरत दिखाई पड़ रही थी। सरला ने मृत व्यक्ति की स्नान कराने से पहले सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया और फिर शव को स्नान करा के वो बाहर आई। घर आकर मैंने दादी से इस बारे में बात की। तब दादी ने कहा, आज तक तो यही होता आ रहा है, अब देखते हैं कल क्या होता है। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था, तो जब भी मैं गाँव जाती, मैं और मेरी बहनें आसपास के खेतों में जाकर फ़ोटो निकालते रहते। अगले दिन मैं और पूजा गांव में टहलने लगे। तब सामने से वही औरत आती दिखाई दी, जिसने कल मृत व्यक्ति की स्नान कराई थी। मैंने पूजा को पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है? तब पूजा ने कहा, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, पर जब भी गांव में मृत्यु होने वाली होती है, इसकी कल्पना उन्हें पहले से ही होती है। अभी 1 हफ्ता होने ही आया था कि पूजा का कहा सच हो गया। बुआ के घर वाले अचानक अमीर हो गए। ये सब रात के अंधेरे में ही होता था, इसीलिए इतने पैसे कहाँ से आते हैं, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ऐसे अचानक इतने पैसे किसी के पास कैसे आ सकते हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा राज होगा। एक दिन मैं सुबह सुबह फ़ोटो निकालने के लिए खेत में गई। तभी मुझे एक औरत अपना चेहरा छुपाते हुए कहीं जाती नज़र आई। मैंने ध्यान से देखा तो वो सरला ही थी। पूजा मेरे साथ ही थी। उसने कहा, आज ज़रूर किसी की मौत होगी। मैंने हैरान होकर उसे कहा, तुझे कैसे पता? उस पर उसने जवाब दिया, इस गांव में मौत होने के पहले ही सरला को उसकी जानकारी होती है। वो खबर मिलने से पहले ही गांव आकर मृत व्यक्ति के स्नान की तैयारी करना शुरू कर देती है। मैंने इनकार करते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी के मरने के पहले ही किसी को उसकी जानकारी कैसे हो सकती है? पर इस बार फिर मेरी बहन का कहा सच निकला। गांव से खबर आई, सविता बाई जो कई दिनों से अस्पताल में इलाज करा रही थी, उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? पर ये सब मेरी नज़रों के सामने हो रहा था। मुझे हैरत में देख दादी ने कहा, वो एक ईमानदार औरत है, उसे इस चीज़ का पूर्वाभास होता है।
उस पर शक करने की कोशिश मत करना। अब मैं दादी को कैसे समझाती, वे सब बहुत ही भोले हैं, किसी की बातों पर ऐसे विश्वास नहीं किया करते। हम सब सविताबाई के घर उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे। सविताबाई की बेटियां शादी के बाद से शहर में ही रहा करती, इसीलिए वे कहने लगे, हमारी माँ की अंतिम स्नान हम ही करेंगे। उनकी बातें सुनकर सरला डर गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी गांव की औरतें उन बेटियों को समझाने लगी, इस गांव में किसी भी शव को स्नान सरला ही कराती है और उस मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से सविताबाई की बेटियां इस बात के लिए राज़ी हुईं। पिछली बार की तरह ही सरला ने स्नान कराते वक्त दरवाज़ा बंद कर लिया। आखिर वो शव की स्नान कराते वक्त ऐसा क्यों करती हैं? उनके घर वाले अचानक अमीर कैसे हो जाते हैं? यही सवाल मेरे मन में बार बार उमड़ रहा था। मुझे जल्द ही इसका जवाब ढूंढना था, क्योंकि मेरे घर वापस जाने का समय नज़दीक आ रहा था। सरला फिर से गायब हो गई। किसी को पता नहीं था वो कहाँ जाती है, क्या करती है। सब बस इतना जानते थे कि वो पड़ोस के गांव से आती है। गांव के सारे बुज़ुर्ग उसे एक ईमानदार औरत मानते, जो बिना कुछ लिए शव की स्नान कराती है, जिस वजह से मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा था। अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के घर वालों को अचानक उनके घर के बाहर लाखों रुपए से भरा बैग मिलता है और वो ये सब सरला की कृपा मानते हैं। अचानक मेरी दादी की तबीयत खराब होने के कारण चाचा और मैं दादी को गांव के बाहर के अस्पताल में लेकर गए। तब वहां मैंने सरला को लैब में किसी से बात करते हुए देखा, पर उस वक्त मेरे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। हम लोग तुरंत ही दादी को अंदर ले गए। दादी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें 3-4 दिन के लिए एडमिट कर लिया। दादी की तबीयत ठीक होने के बाद मुझे सरला का ख्याल आया। तब मैं उसे अस्पताल में ढूंढने लगी, पर वो कहीं नज़र नहीं आई। शाम को चाचा ने मुझे और चाची को घर जाकर आराम करने भेजा। मैं और चाची बाहर निकले तो मुझे फिर से सरला दिखाई दी। शायद वो यहाँ किसी को मिलने आई होगी, पर अगले दिन फिर उसे वहाँ देखकर मैं चौंक गई। तब मैंने वहाँ खड़ी नर्स से उसके बारे में पूछा तो नर्स ने बताया, सरला वहाँ वार्ड की देखरेख का काम करती है। ज़रूर गांव में किसी को भी सरला के इस काम के बारे में भनक नहीं थी। सरला एक नर्स को कह रही थी, मुझे अभी गांव में जाने दे, उसके स्नान की तैयारी करनी है। अब मुझे यकीन हो गया था, सरला को अस्पताल से ही ये खबर मिलती है, इसीलिए वो मृत व्यक्ति के घर वालों के पहले ही गांव जाती है और गांव वाले सोचते हैं सरला गांव में आई है तो ज़रूर किसी की मौत होगी। मैंने सोचा वो यहाँ नौकरी करती है, वो तो ठीक है, पर वो जिस शव को स्नान कराती है उनके घर वाले अमीर कैसे होते हैं, और सरला स्नान कराते वक्त सबको बाहर क्यों निकाल देती है। 3 दिन बाद दादी को डिस्चार्ज मिला। उन 3 दिनों में मैंने सरला पर नज़र रखी थी, उसकी हर हरकत को जानने का प्रयास किया, पर मुझे इसमें कुछ भी अलग नज़र नहीं आया। दूसरे दिन पड़ोस के गांव में चाची की मामी गुजरने की खबर मिली। मुझे विश्वास था सरला वहाँ ज़रूर आएगी, इसीलिए मैं भी चाची के साथ अंतिम संस्कार के लिए गई। मैं पूरी तरह चौंक गई। जब शव को स्नान कराने का समय आया तब मृत व्यक्ति को स्नान कराने वाली औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने चाची को पूछा, सरला अब तक क्यों नहीं आई? चाची ने कहा, सरला अपने मर्जी से ही अंतिम स्नान कराने आती है।
ज़्यादातर तब जब लोगों की किसी बीमारी से मृत्यु हुई हो। और मेरी मामी तो अच्छी भली थी। सुबह अचानक दिल के दौरे से उनकी मौत हुई। वहाँ खड़ी औरतों ने मृत व्यक्ति की स्नान कराई। मैं और चाची अंतिम संस्कार ख़त्म करके घर आए। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने आ गई थी, इसीलिए अगले ही दिन मैं अपने घर वापस आ गई। शहर आकर मैं अपने कॉलेज और पढ़ाई में बिज़ी हो गई और धीरे धीरे सरला का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा नहीं था फिर इतने जल्दी मैं वापस गांव जा पाऊंगी। अचानक बीमार होने के कारण मेरी दादी की मृत्यु हो गई। हम सब अंतिम संस्कार के लिए गांव आए। इस बार मुझे ये मौका गंवाना नहीं था। ये घर हमारा था, इसीलिए अंतिम स्नान के पहले ही मैंने उस रूम में बहुत चतुराई से एक कैमरा छुपा दिया। हमेशा की तरह सरला ने शव की स्नान कराने के पहले सबको बाहर जाने के लिए कहा। अंतिम संस्कार हो गया। फिर मैंने चुपके से रूम में जाकर कैमरा निकाल लिया। मुझे पता है मृत व्यक्ति का वीडियो बनाना कोई अच्छी बात नहीं होती, पर मेरे पास सच जानने का बस यही एक रास्ता था। अब वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था वो शव को स्नान कैसे कराती है और ऐसा क्या करती है जिससे मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते हैं। मैं और पूजा साथ मिलकर वीडियो देखने लगे। सरला ने वैसे ही स्नान कराई थी जैसे कि मृत व्यक्ति को स्नान कराते हैं, पर उसमें कुछ तो अजीब था जो वीडियो 3 बार देखने पर भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा वीडियो देखा, तब मुझे समझ आया आखिर माजरा क्या है। मैंने पूजा को पूछा, दादी बीमार थी क्या? उसने कहा, हाँ, उनके छाती में दर्द होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया था, पर 3-4 दिन बाद भी उनकी हालत में कुछ खास फ़र्क नहीं दिखाई दिया और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने पूछा, दादी का कोई ऑपरेशन हुआ था क्या? हैरान होकर पूजा ने कहा, नहीं, दादी का तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने पूजा को वीडियो दिखाते हुए कहा, ये देख, इसमें दादी के शरीर पर टाँके साफ दिखाई दे रहे हैं। ये टाँके वैसे ही हैं जैसे किसी ऑपरेशन के बाद होते हैं। मैंने घर के बाकी सदस्यों से पूछताछ की, पर सब ने यही कहा कि दादी का कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अब मुझे शर्ला पर शक होने लगा। वो वीडियो में टाँकों की जगह आसानी से पानी डाल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर उसके मन में चोर नहीं था तो वो सबको ये बात ज़रूर बताती, पर उसने कुछ नहीं कहा। मेरा शक और गहरा हो गया। अब मुझे कैसे भी करके इस राज से पर्दाफाश करना था। तब मैंने एक योजना की। चाचा की पहचान से मैं उसी अस्पताल में नौकरी पर लग गई और सरला पर नज़र रखने लगी। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे इस सब की इजाज़त दी थी। इस अस्पताल में आखिर क्या हो रहा है ये मुझे जानना ही था, और इस सब के लिए मेरे पास केवल 1 हफ्ते भर का ही समय था, क्योंकि 1 हफ्ते बाद हम शहर वापस जाने वाले थे। 2-3 दिन हो गए, पर मुझे इस अस्पताल में कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा। कई लोग इस अस्पताल में इलाज कराने आते। इस अस्पताल को खुलकर 6 साल हो गए हैं। अगले दिन कुमार डॉक्टर राउंड पर आए। उनको मैंने पहले भी कहीं देखा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने एक नर्स को सरला को बुलाने के लिए कहा। उनका उसके पास कोई अर्जेंट काम था। नर्स ने सरला को बुलाकर डॉक्टर के केबिन में भेजा। मैं दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी थी। डॉक्टर ने सरला से कहा, एक पेशेंट की मौत हो गई है, तुम गांव जाकर उसके अंतिम स्नान की तैयारी शुरू कर दो। तुम्हारे सिवाय
कोई उस शव के शरीर को देख ना पाए, इसका खास ध्यान रखना। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और हाँ, पिछले हफ्ते जिस औरत की मृत्यु हुई है, उनके घर पैसे भिजवाने हैं। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम उसे आगे दे देना। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैंने मोबाइल निकाला और डॉक्टर कुमार को सर्च करने लगी। जो सामने आया उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और थोड़े ही समय में मुझे सब समझ आ गया, इस अस्पताल में आखिर चल क्या रहा है। डॉक्टर कुमार को 10 साल पहले कानून का उल्लंघन करने की वजह से कड़ी सज़ा हुई थी और उनका लाइसेंस भी खारिज कर दिया गया था। अब उस डॉक्टर ने दोबारा अपना धंधा चालू किया था और इस गांव में अपना अस्पताल खोला। यहाँ वो मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स निकालकर बेचता है और शव को स्नान कराने सरला को ही भेजता है, ताकि शव पर लगे टाके किसी के नज़रों में ना आए। सरला भी पैसों के लिए ये सब करती और मृत व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स बेचकर जो भी पैसे मिलते, उनमें से कुछ पैसे मृत व्यक्ति के घर वालों को भेज दिए जाते और सरला को उसका हिस्सा मिल जाता। अमीर होने के लालच से कोई सरला पर शक नहीं करता और उसे ही स्नान कराने देते। बॉडी देते वक्त सबसे एक फॉर्म पर दस्तखत लिए जाते, जिसमें लिखा होता कि वे अपनी मर्ज़ी से मृत व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स निकालने की अनुमति दे रहे हैं। बेचारे गांव में कहाँ कौन इतना पढ़ा लिखा होता था जो उन्हें ये सब पढ़ने आए, तो वे लोग यूं ही दस्तखत कर देते और डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ लेता कि हमको तो मृत व्यक्ति के घर वालों ने ही अनुमति दी थी, तो ये सब बेकानूनी कैसे हुआ। इसी तरह वे बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी कीमत लेकर ये बॉडी पार्ट्स बेचते। मैंने उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और अब उन्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिलने ही वाली थी। मैंने पुलिस के पास सारे सबूत जमा किए और उनके अस्पताल को ताला लगवाया। अस्पताल से कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ये लगभग 5 सालों से चल रहा था। गांव वालों को इस सब के बारे में पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन सब ने मुझे दिल से धन्यवाद किया। आखिर मृत व्यक्तियों के घर वाले अमीर कैसे होते हैं, इसका राज मैंने सबके सामने लाया था और बॉडी पार्ट्स बेचने के काले धंधे पर ताला लगवाया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।